मैं डॉक्टर कमलकांत शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। आज के ई लेक्चर में जो स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट सेकंड के हैं उनके लिए तैयार किया गया है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैनेजमेंट की क्लास में हम मोटिवेशन में हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस विचारधारा के प्रतिपादन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रोफेसर फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, जो अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1959 में अपने सहयोगियों के साथ, जिनमें मुख्य सहयोगी था रोथलिसबर्गर, सबने मिलकर इस अभिप्रेरण की विचारधारा का प्रतिपादन किया। हर्ज़बर्ग ने इस विचारधारा का नाम द्विघटक विचारधारा रखा है। इस विचारधारा का प्रतिपादन करने के लिए प्रोफेसर फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने अमेरिका के पिट्सबर्ग क्षेत्र में एक कंपनी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में कार्य करने वाले 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में प्रोफेसर फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। मुख्य दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न उनसे ये पूछा गया कि आपने जब से कंपनी को ज्वाइन किया है, उस समय से लेकर अब तक, जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, इस पल को शामिल करते हुए आप ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति, एक्सेप्शनली गुड फीलिंग्स कब हुई, और इस सुखद अनुभूति के पीछे कारण क्या था। और दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि आपको कार्य के दौरान कंपनी में अब तक सबसे अधिक दुखद अनुभूति कब हुई और क्यों, अर्थात इस दुखद अनुभूति के पीछे उत्तरदायी कारण क्या रहा। जब इन दोनों प्रश्नों के प्रत्युत्तर हर्ज़बर्ग को मिल गए तो उनका विश्लेषण करने के पश्चात फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, और इस विचारधारा का नाम उन्होंने द्विघटक विचारधारा इसलिए रखा क्योंकि यह विचारधारा दो घटकों में, आरोग्य घटक तथा अभिप्रेरक घटक में विभाजित है, इसलिए रखा। इस विचारधारा को हम निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि तालिका में सबसे पहले आप आरोग्य घटक देख रहे हैं। आरोग्य घटकों में सबसे पहला घटक है कंपनी की नीति एवं प्रशासन, दूसरा घटक है पर्यवेक्षण, तीसरा घटक है कार्यदशाएं, चौथा घटक है वेतन, पांचवा घटक है पारस्परिक संबंध, छठा घटक है स्थिति एवं सुरक्षा, और दाहिनी तरफ हर्ज़बर्ग ने लिए हैं अभिप्रेरक घटक। अभिप्रेरक घटकों में सबसे पहला घटक उन्होंने उपलब्धि को लिया है, दूसरा घटक उन्होंने मान्यता को दिया है, तीसरा कार्य स्वयं, चौथा उत्तरदायित्व, पांचवा उन्नति एवं विकास, और छठा चुनौतीपूर्ण कार्य। हर्ज़बर्ग का ये मानना था कि आरोग्य घटक कार्य पर व्यक्ति को उपलब्ध होने वाले स्वास्थ्यप्रद वातावरण से संबंधित होते हैं, जबकि अभिप्रेरण घटक व्यक्ति को अधिक एवं अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। अतः इसे अभिप्रेरण स्वास्थ्यप्रद विचार भी कहते हैं। हर्ज़बर्ग का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति
दुख को दूर करना चाहता है तथा सुख प्राप्त करना चाहता है, और दुख को दूर करने से संबंधित आरोग्य घटक होते हैं। जैसा कि उन्होंने सबसे पहले आरोग्य घटकों में लिया है कंपनी की नीति एवं प्रशासन। यदि कंपनी की नीति एवं प्रशासन कर्मचारियों के अनुकूल है तो कर्मचारियों को दुख नहीं होगा। इसी प्रकार पर्यवेक्षण यदि स्ट्रिक्ट नहीं है, लिबरल है, तो कर्मचारियों को दुख नहीं होगा। इसी प्रकार जिन कार्य दशाओं में वो कार्य करते हैं वो अच्छी है, अनुकूल है, तो उनको दुख नहीं होगा। इसी प्रकार उनको जो पारिश्रमिक मिलता है वेतन या मजदूरी के रूप में, वो यदि अनुकूल है, उचित है, तो उन्हें दुख नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार कंपनी में उनके संबंध, चाहे वो अपने उच्च अधिकारियों के साथ है, चाहे वो अपने समकक्ष साथियों के साथ है, और चाहे वो अपने अधीनस्थों के साथ है, यदि तीनों तरह के पारस्परिक संबंध मधुर है तो कर्मचारी को दुख नहीं होगा। इसी प्रकार कंपनी में यदि उसकी स्थिति अच्छी है एवं उसको सुरक्षा प्राप्त है तो कर्मचारियों को दुख नहीं होगा। तो हर्जबर्ग ने यह समझाया कि आरोग्य घटक कर्मचारियों के दुख को दूर करते हैं। हर्जबर्ग ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य तत्वों में जितने भी तत्व शामिल है वे सभी तत्व वातावरण से संबंधित होते हैं। यह संगठन में अनुकूल वातावरण एवं व्यक्ति के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अतः इन्हें अनुरक्षण तत्व भी कहते हैं। हर्जबर्ग के अनुसार आरोग्य घटक या स्वास्थ्य तत्व दुख दूर करके अभिप्रेरण के लिए आधार तैयार करते हैं, परंतु वे अभिप्रेरण का कार्य नहीं करते हैं। अर्थात हर्जबर्ग ने यह स्पष्ट किया कि आरोग्य घटकों के अनुपस्थित होने या प्रतिकूल होने से कर्मचारियों को कष्ट होगा, लेकिन इनके होने से और इनके अनुकूल होने से कर्मचारी अर्थात व्यक्ति अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। इस संबंध में गेलरमैन का कथन भी महत्वपूर्ण है। गेलरमैन के अनुसार स्वास्थ्य तत्व अच्छे अभिप्रेरण के लिए आवश्यक है, परंतु ये स्वयं अभिप्रेरित नहीं करते हैं। दूसरे तरह के जो घटक है उनमें उन्होंने उपलब्धि, मान्यता, कार्य स्वयं, उत्तरदायित्व, उन्नति एवं विकास, चुनौतीपूर्ण कार्य आदि सभी अभिप्रेरक घटकों को शामिल किया है। ये सभी अभिप्रेरक घटक कार्य से संबंधित होते हैं तथा व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करके अधिक एवं अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इसीलिए इन घटकों को संतोष प्रदान करने वाले घटक अर्थात सेटिस्फायर्स भी कहते हैं। हर्जबर्ग की अभिप्रेरण विचारधारा के अनुसार व्यक्तियों को अभिप्रेरक तत्व यानी मोटिवेटर्स प्रदान करके ही मोटिवेट किया जा सकता है, स्वास्थ्य तत्वों के द्वारा नहीं। क्योंकि हर्जबर्ग ने बताया कि स्वास्थ्य तत्व या आरोग्य तत्व प्रेरणाएं हैं, इंसेंटिव्स है, अभिप्रेरणाएं नहीं है। प्रेरणाएं कार्य के वातावरण से संबंधित होती है तथा इनका नियंत्रण प्रबंधक करते हैं, जबकि अभिप्रेरणाएं आंतरिक होती है तथा व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं पर निर्भर करती है। अभिप्रेरण की द्विघटक विचारधारा बहुत लोकप्रिय रही है क्योंकि ये समझने में और लागू करने में बहुत ही सुविधाजनक है। हर्जबर्ग की विचारधारा से कार्य की संपन्नता विचारधारा विकसित हुई है।
हर्जबर्ग के अनुसार अप्रेरित तत्व कार्य को संपन्न बनाकर व्यक्ति को संतोष प्रदान करते हैं। ये व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होने वाले प्रेरकों का योग ही कार्य संतुष्टि कहलाती है। अभिप्रेरक अर्थात मोटिवेटर्स जितने ज़्यादा होंगे, लोगों का कार्य संतुष्टि भी उतनी ही अधिक होगी। इन सब अच्छाइयों को होने के बाद भी इस विचारधारा के जो आलोचक है, क्रिटिसाइजर्स है, वो इस विचारधारा की इस तरह से आलोचना करते हैं कि हर्जबर्ग ये मानकर चलते थे कि स्वास्थ्य तत्व व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते। यह मानना सही नहीं है, क्योंकि प्रबंध के निचले स्तरों पर तथा अविकसित और विकास देशों में स्वास्थ्य तत्व भी, आरोग्य घटक भी अभिप्रेरण का कार्य करते हैं। हर्जबर्ग का यह कथन कि अभिप्रेरणों का योग ही कार्य संतुष्टि का निर्धारण करता है, आलोचकों के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि कार्य संतुष्टि स्वास्थ्य तत्वों एवं अभिप्रेरक दोनों से ही प्रभावित होती है। तीसरी आलोचना आलोचक ये करते हैं, विभिन्न तत्वों को स्वास्थ्य तत्वों एवं अभिप्रेरकों की श्रेणी में विभक्त करना कठिन है। एक आलोचना यह भी की है कि यह सिद्धांत दोषपूर्ण अनुसंधान विधि पर आधारित है, डिफेक्टिव रिसर्च पर आधारित है। अर्थात व्यक्तियों से यह जानकारी लेकर कि उनको कब सबसे ज़्यादा दुख हुआ, किस कार्य से उनको मिला, इन सब के द्वारा अभिप्रेरण की सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। और लास्ट आलोचना उन्होंने ये करी है कि इस विचारधारा में मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस लेवल, अभिप्रेरण, कार्य संतुष्टि एवं निष्पादन स्तर में कोई संबंध स्पष्ट नहीं होता है। इसके बाद हम हर्जबर्ग एवं मेस्लो की विचारधारा में अंतर देखते हैं। दोनों विचारधाराओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम निम्न आधारों की सहायता लेंगे। जैसे सबसे पहला आधार ही आधार है, दूसरा अभिप्रेरक के आधार पर अंतर करेंगे, तीसरा संतुष्ट अभिप्रेरक के आधार पर दोनों में अंतर करेंगे, चौथा सार्वभौमिकता के आधार पर दोनों विचारधाराओं में अंतर करेंगे, सबसे पांचवा है कार्य संतुष्टि के आधार पर हम अंतर करेंगे। सबसे पहले हम अंतर स्पष्ट करते हैं आधार के आधार पर। मेस्लो की विचारधारा मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है, जबकि हर्जबर्ग की विचारधारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाले तत्वों पर आधारित है। दूसरा अंतर का आधार अभिप्रेरक है, जिसके अनुसार मेस्लो की विचारधारा प्रत्येक आवश्यकता को मानवीय अभिप्रेरण का आधार मानती है। अर्थात मास्लो के अनुसार प्रत्येक आवश्यकता मानवीय व्यवहार को अभिप्रेरित करती है, जबकि हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा के अनुसार अभिप्रेरक ही मानव को अभिप्रेरित करते हैं। तीसरा आधार है संतुष्ट अभिप्रेरक। मेस्लो के अनुसार संतुष्ट आवश्यकता अभिप्रेरण का कार्य नहीं करती है, जबकि हर्जबर्ग ने द्विघटक विचारधारा में यह बताया कि अभिप्रेरक सदैव ही अभिप्रेरणा देते हैं। चौथा अंतर लेते हैं सार्वभौमिकता के आधार पर। मास्लो की विचारधारा अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक एवं सार्वभौमिक है, जब हर्जबर्ग की विचारधारा स्वास्थ्य तत्वों को अभिप्रेरक नहीं मानती है, अतः अपेक्षाकृत
कम व्यवहारिक एवं सार्वभौमिक है। और अंत में अंतर स्पष्ट करते हैं कार्य संतुष्टि के आधार पर। मैस्लो की आवश्यकता विचारधारा के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति ही कार्य संतुष्टि को निर्धारित करती है, जबकि हर्ज़बर्ग की विचारधारा के अनुसार अभिप्रेरकों का योग ही कार्य संतुष्टि को निर्धारित करता है। धन्यवाद। थैंक यू।